Hello my dear students, this is Kausal Kashyap, Faculty of Physics, Creator Career Institute, and I will be teaching you your physics subject. So let us start with our new chapter, that is physics, and our first chapter will be scalars and vectors. So start our physics. तो स्टूडेंट्स हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज, और जैसा कि हम लोग आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स के बारे में, तो हम थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि फ़िज़िक्स जो हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली फ़िज़िक्स है क्या, फ़िज़िक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं तो फिज़िक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग जो भी नेचर से रिलेटेड जो भी हैपनिंग्स होता है, जो भी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है, उसके लॉस को, उसके पैटर्न को हम लोग पढ़ने का और समझने का कोशिश करते हैं फिज़िक्स में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो भी नेचुरल एक्टिविटीज़, जो भी नेचुरल फेनोमेनाज हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि एक नेचर के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो एक लॉ, एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका दिन है, फिर धीरे धीरे आपका शाम होगा, फिर रात होगा, फिर दिन होगा, फिर रात होगा, तो इस तरह से एक पैटर्न चलता रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी फिर गर्मी है, फिर बरसात आएगी, फिर ठंड होगा, फिर गर्मी आएगी, तो इस तरह से एक पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि ये सीज़न, मौसम बदल रहा है, तो एक लॉ, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो फिजिक्स में हम लोग उसी लॉ, उसी पैटर्न को पढ़ने का और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिन और रात क्यों होता है, आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे बचपन में कि जो हमारा अर्थ है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता रहता है, और एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 365 डेज 6 आवर्स लगता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक साल। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली एक साल हम लोग लेते हैं। और साथ के साथ अर्थ क्या करता है, एक तो चक्कर लगाता रहता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसको 365 डेज लग जाता है, और एक अपने एक्सिस पे भी वो घूमता रहता है, जिसके वजह से ये दिन और रात होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग उसी सारा जो भी नेचुरल लॉज, एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहा है, जो कि एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फिजिक्स में हम लोग उसी लॉ, उसी पैटर्न, उसी रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं कि फिजिक्स हमारा क्या है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, सिंपली फिजिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। सिंपली फिजिक्स अगर कोई आपसे पूछे तो फिजिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपका है कि फिजिक्स का जो भी हम लोग लॉज वगैरह, जो भी रूल वगैरह पढ़ेंगे, जो भी नेचर से रिलेटेड लॉज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसको जिस किसी भी टर्म से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जो लॉस को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज सिंपली क्या हो गया, द टर्म थ्रू विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक पैटर्न फाइंड आउट कर लिया कि हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको एक कोई टर्म चाहिए ना, तो फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू हम लोग किसी भी पैटर्न को या लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हैं कि फिजिक्स में जो भी कुछ चीज़ पढ़ेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे, सारा चीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है, इट इज़ द टर्म, और इसको लिख सकते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। इट इज़ द टर्म और क्वांटिटी थ्रू विच लॉज ऑफ फिजिक्स इज एक्सप्रेस्ड। ठीक, सिंपल डेफिनेशन। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, वो सारा क्वांटिटी जिसके थ्रू हम लोग लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। तो ब्रॉडली हम लोग जो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है,
तो ब्रॉडली दो तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, चलिए आप लोग भी साथ के साथ क्या करते हैं कि नोट्स बनाते आइएगा। यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे तो मेरा ये कोशिश रहेगा आपको कि समझ में तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है आपको, और मैं चाहता हूँ कि आपको फिजिक्स बिल्कुल फील हो। ठीक है, तो और जो भी हम लोग यहाँ पे नोट्स वगैरह लिखेंगे तो बिल्कुल अब सिंपल, जितना भी सिंपल वर्ड में हो सकता है, जितना भी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अपना कोशिश करेंगे कि लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे से आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल कभी रिवीजन कीजिएगा, खुद से पढ़िएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह का होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, ये ब्रॉडली दो तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या है कि नाम से ही क्लियर है आपका, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास क्या होगा कि किसी के पास मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सारा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और दूसरा वैसा फिजिकल क्वांटिटीज़ है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर, बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका स्केलर्स एंड सेकेंड है आपका वेक्टर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है तो वो अपना वैल्यू दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, और एक तरह का होता है कि वो अपना वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो तरह का क्लासिफिकेशन होगा। एक है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल, या इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकेंड है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड, या फिर इसको हम लोग डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका स्पीड है, स्पीड क्या हो गया भाई, स्पीड हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बता टाइम। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम अगर आपसे पूछें कि आपका घर कोचिंग से कितना दूरी है, तो जो भी दूरी होगा आप बता दीजिएगा, सर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है ना इसके पास। ठीक है, तो वो स्केलर हो गया। अच्छा, अगर हम पूछे कि कितना टाइम लगा आपको अपने घर से कोचिंग आने में, तो आप बता दीजिएगा सर 10 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, जो भी लगेगा। इसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है ना, डायरेक्शन का कोई बात आया क्या? तो डिस्टेंस और टाइम क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, अच्छा, तो ये स्केलर हो गया। अगर आपसे पूछते कि आपका जो घर है कोचिंग से सबसे नज़दीक दूरी, सबसे नियरेस्ट दूरी या डिस्टेंस पे कितना है, तो सबसे नज़दीक जो दूरी होगा तो उसमें एक डायरेक्शन को आपको फॉलो करना होगा ना। मान लीजिए आप अपने घर से कोचिंग जा रहे हैं और हम बोले आपको कि आपको अपने घर से कोचिंग इस तरह से जाना है कि सबसे कम दूरी पड़े, तो सबसे कम दूरी के लिए आपको एक खास दिशा अख्तियार करना होगा, यानी एक खास दिशा में चलना होगा। तो वहाँ पे डायरेक्शन की बात आ गई, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्कस करेंगे हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गया जिसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा,
अब ये जो स्पीड है आपका डिस्टेंस बटा टाइम, तो ये डिस्टेंस किसी पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, टाइम भी आपका क्या है, किसी भी डिपेंडेंट है क्या? जैसे आप कुछ भी हो जाए तो टाइम तो हमेशा चलता रहेगा, समय घड़ी चलता रहेगा, तो ये भी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब स्पीड जो है हमारा, स्पीड क्या है आपका? डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो डिस्टेंस पे, दूसरा टाइम पे, यानी डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है स्पीड। यानी हम कह सकते हैं कि स्पीड आपका डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी स्पीड आपका डिस्टेंस और टाइम से डिराइव किया गया है, निकाला गया है। ठीक है, इसलिए हम लोग डिराइव क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टूडेंट्स बेसिकली डिस्कस करेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। दैट इज़ फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, आइए स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिफिनेशन सिंपल लिख लेते हैं, हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्केलर किसको कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आप लोग द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction। वैसा फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और दिशा की कोई बात नहीं हो। ठीक है, तो वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर। एग्जांपल आपको पता है, डिस्टेंस हो गया आपका, स्पीड हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया आपका। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा स्केलर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा स्केलर क्वांटिटीज़ हो। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सिंपल जो हम लोग मैथमेटिकल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, वही हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इसके बारे में हमको डिस्कस ज़्यादा नहीं करना है स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में, हमको डिटेल से डिस्कस करना है वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, जो आपके लिए एक नया क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका वेक्टर क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ which have magnitude and also direction as well as follow vector रूल्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारा क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के वेक्टर रूल्स ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई होप आप लोग भी नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को या फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी वेक्टर को या फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पहले देखते हैं हम लोग वेक्टर। वेक्टर ठीक है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेक्टर को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली मैंने डिस्कस किया था वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक एरो बना के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो एरो आपका जो एक जो है यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, दिस इज टेल। और ये जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है। ये आपका टेल हो गया और ये आपका हेड हो गया। ये जो है आपका हेड, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ का या वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के बारे में बताता है, ये जो एरो हेड है, ठीक है। और ये जो लेंथ आपको नज़र आ रहा है, ये जो लेंथ नज़र आ रहा है, ये जो लेंथ नज़र आ रहा है आपको, तो ये मैग्नीट्यूड बताता है किसी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको टेल इनिशियल पॉइंट बताता है कि इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, और दूसरा ये जो हेड है आपका, ठीक है, ये तीर का निशान जो दिख रहा है, ये आपको वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। और ये जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा कि ये वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कोई क्वांटिटीज़ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जैसे वेलोसिटी हो गया आपका, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, पता है हमको, ठीक है। जिसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग ये v हो गया, मतलब वेलोसिटी शॉर्ट फॉर्म हो गया, यानी v से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एरो लगा दिए, ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है, इसको हम लोग सिंपली ए से डिनोट कर रहे हैं और इसके ऊपर एक एरो लगा दिए, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गया, मतलब इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए फोर्स है आपका, तो फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, आपका, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक एरो लगा दिए, ठीक है। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ये वेक्टर का, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ का, ठीक है। अच्छा, अब हमको अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इसका रिप्रेजेंट करना हो तब कैसे करेंगे, तो मैग्नीट्यूड को ही अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक मॉड लगा देते हैं। मॉड मतलब ये फोर्स का, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह इसके ऊपर इधर मॉड लगा दिए, मतलब इसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। उसी तरह ये मॉड को इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ बना के, बोल्ड में एफ बना के, बोल्ड में ए बना के, सिर्फ जब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। या सिंपली आप मॉड लगा सकते हैं, मतलब ये आपको वैल्यू बता रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका वेक्टर का और ये वेक्टर क्वांटिटीज़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ करेंगे, ठीक है। कितने तरह का वेक्टर होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ
वेक्टर। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। वेक्टर क्या होता है, स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, और वेक्टर और ये वेक्टर क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, वेक्टर का क्लासिफिकेशन करेंगे। उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंड सेकेंड है आपका कि किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं देन देयर इज़ नो चेंज इन द वेक्टर, मीन्स वेक्टर रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर पहले ही पता है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि जो एरो का जो हेड है वो आपको डायरेक्शन बताएगा और आपको लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 2 वेक्टर हैं। एक वेक्टर ये है, ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर ए नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका ये आपका बी है। ठीक है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इस बी का वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले थे, नोट करके आप लोग लिखिएगा कि किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं देन देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली then the vector remains same। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है, इसका ये लेंथ मैग्नीट्यूड बता रहा है और ये आपका डायरेक्शन हेड जो है डायरेक्शन बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये वेक्टर अभी ऐसे इस दिशा में है, इसको अगर हम लोग पैरेलली यहाँ से यहाँ इस तरह से शिफ्ट कर दिए, इस तरह से यहाँ से इस तरह से शिफ्ट कर दिए, तो जब हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर दिए यहाँ से यहाँ इसको, तो इसके लेंथ में कोई चेंज आया क्या? नहीं ना, क्योंकि दिख रहा है इसका लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन में कोई चेंज आया क्या? इसका अभी यहाँ पे डायरेक्शन किधर था? इधर की तरफ था डायरेक्शन। यहाँ पे भी जब हम लोग पैरेलली शिफ्ट किए, इसका डायरेक्शन भी अभी भी इधर ही है। मतलब जब वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट किए हैं तो इसके लेंथ में यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है और इसका डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर अगर ए था, ये भी वेक्टर आपका क्या रहेगा? ए ही रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इफ़ ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली देन द वेक्टर रिमेन्स सेम, मतलब उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसके लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, जिसकी वजह से उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और उसका डायरेक्शन भी सेम रहता है एज इट इज़। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करके एंगल बिटवीन द वेक्टर्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक, अच्छा, मेरा एक वेक्टर ए था, इसका डायरेक्शन इधर है, दूसरा वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है इसको मिटा देते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स when the vectors are connected tail to tail or head to head, then the smallest angle between the vectors is defined as angle between the vector। ठीक है, जब कोई भी मेरे पास 2 वेक्टर है तो किसी भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स क्या होता है? तो सिंपली इसका डेफिनेशन है व्हेन द वेक्टर्स आर कनेक्टेड और ज्वाइंड टेल टू टेल।
टेल टू टेल और हेड टू हेड, देन द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा एक वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन इधर है, और दूसरा वेक्टर ये बी है, इसका डायरेक्शन आपका इधर है। ठीक है, तो इस वेक्टर का टेल जो है आपका ये है, और दूसरा वेक्टर का ये जो टेल ये है, तो कैसे टेल से टेल या हेड से हेड मिलाएंगे? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेक्टर का, कि किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, बस वही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे, कोई चेंज नहीं आता है। तो ये वेक्टर अभी इस तरह से है ना, इसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ से ऐसे ला सकते हैं क्या? ऐसे, यहाँ से ऐसे ला सकते हैं क्या? तो ले आते हैं, ये ले आए। ठीक है, पैरेलली शिफ्ट कर दिए इस वेक्टर बी को। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है और इसका डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये वेक्टर बी था तो ये भी वेक्टर आपका बी है। ठीक है, आपका यहाँ पे टेल से टेल मिल चुका है। तो जब टेल से टेल मिला वेक्टर ए और बी का, तो देख रहे होंगे आप कि दो एंगल बना, एक तो ये बड़ा वाला एंगल है और एक आपका छोटा वाला एंगल है। ठीक है, तो जो छोटा वाला एंगल होता है, यानी जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, और हेड टू हेड क्या है? तो जैसे मान लेते हैं कि इसको अगर हम लोग यहाँ से ऐसे शिफ्ट किए, इसको इस तरह से भी तो शिफ्ट कर सकते थे, इस तरह से ऐसे करके ऐसे, यहाँ से ऐसे सब जब शिफ्ट किए तो ये अभी भी इसका डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका जो लेंथ है आपका, इसका भी वही लेंथ है, मतलब वेक्टर अगर ये बी है तो ये भी आपका वेक्टर बी है। जब हेड टू हेड मिला, इस दोनों वेक्टर का हेड टू हेड मिला, तो एक तो ये छोटा सा एंगल बना और एक बड़ा एंगल बना। तो ये जो छोटा एंगल है, इसी को हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको जैसे आगे बढ़ाइएगा, इसको जैसे आगे बढ़ाइएगा और इसको भी आगे बढ़ाइएगा, तो आपको दिखेगा ये एंगल और ये एंगल एक ही है, चाहे टेल टू टेल मिलाइए या फिर हेड टू हेड मिलाइए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये है आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स कितने तरह का होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या कहते हैं उसको, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ वेक्टर का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, अभी हम लोग देख रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स डिफाइन कर रहे थे, उसके पहले हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। ठीक है, अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि कितने तरह का वेक्टर होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग क्लासीफाई करेंगे वेक्टर का। तो फर्स्ट है आपका, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर। ठीक है, नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, हमको पता है अब तक कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा वेक्टर रहे और सबका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपका इक्वल है। जैसे मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए है ये, ठीक है, और इसका दूसरा वेक्टर आपका ये बी है, इसका भी देख रहे हैं आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए और बी आपका क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, व्हेन टू और मोर वेक्टर having same magnitude and direction are said to be equal vector। ठीक है, जब कोई भी मेरे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये वेक्टर इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, सिंपल है, अनइक्वल वेक्टर मतलब कोई दोनों में से कोई डिफरेंट हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपका ए है इधर
और दूसरा वेक्टर भी आपका b है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आपका दिख रहा है, ये लेंथ छोटा है, ये बड़ा, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और वेक्टर आपका इधर है, ठीक है, ये c वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर आपका ये है d। ठीक है, इसका भी देख रहे हैं आप, लेंथ भी सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, c और d अनइक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर वेक्टर having either magnitude or direction different are said to be unequal vector, unequal vector। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नोट करते जाइएगा आप लोग। तो ये आपका इक्वल वेक्टर था, ये अनइक्वल वेक्टर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, अगर कोई भी मेरे पास दो अगर वेक्टर है, और मान लेते हैं कि कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर a एंड वेक्टर आपका b है। ठीक है, और a और b को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें हम लोग, जैसे वेक्टर a इज इक्वल टू हम कह सकें कि आपका कुछ मान लीजिए स्केलर क्वांटिटीज़ है आपका लेमडा, ठीक है, और इनटू वेक्टर b, इस तरह से अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें तो हम लोग क्या कहेंगे कि वेक्टर a एंड b आपका क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सिंपल सा आपका सेम डायरेक्शन होना चाहिए, कोलिनियर वेक्टर्स के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों वेक्टर आपका कोलिनियर है। ठीक है, तो कोई भी अगर मान लीजिए आपका ये अगर वेक्टर a है, ठीक है, और इसका अगर मान लेते हैं कि लेंथ अगर कुछ लेंथ हो कुछ, यानी मान लेते हैं कि इसका लेंथ अगर 5 यूनिट हो कुछ, इसका लेंथ 5 यूनिट हो, और दूसरा वेक्टर आपका b है जो कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए कोलिनियर के लिए ना, तो डायरेक्शन हमने सेम रख दिया, इसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग कुछ 10 यूनिट है क्या। अच्छा, तो इस वेक्टर a और b को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वेक्टर हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, वेक्टर b को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वेक्टर b आपका कितना है, 10 यूनिट है क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको 2 इंटू 5 यूनिट। ठीक है, तो ये 2 इंटू 5 यूनिट की क्या है, वेक्टर a है आपका, मतलब इसका लेंथ है, तो वेक्टर b को हम लोग कैसे एक्सप्रेस किए, 2 इंटू वेक्टर a, और 2 क्या है आपका, स्केलर है, तो इसलिए किसी वेक्टर को जब हम लोग वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर b, लेमडा आपका क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटीज़ है, कोई भी नंबर है, इस तरह से अगर हम लोग एक्सप्रेस कर सकें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर a एंड b आर कोलिनियर। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, एनी वेक्टर विच कैन बी represented as vector a is equal to lambda into vector b, ठीक है, are said to be कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका को इनिशियल वेक्टर। फोर्थ है आपका को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर नाम से ही क्लियर है, अगर मान लीजिए मेरे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपका a है ये, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपका ये b है, और तीसरा वेक्टर आपका c है, इस तरह से है, चौथा वेक्टर आपका ये d है। अगर सब वेक्टर का इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो तो हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर a b c d क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड
कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, कोइनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट आपका कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर नाम से ही क्लियर है कि अगर मेरे पास मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर रहे और सेम प्लेन में लाई करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए बी सी और डी, ठीक है, ये चारों क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, यानी ये इस बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वेक्टर ए बी और सी डी कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो यानी वेक्टर ए बी सी डी क्या है आपका, कोप्लेनर वेक्टर याद, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि एनी 2 वेक्टर, अगर कोई भी 2 वेक्टर आपका हमेशा कोप्लेनर होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी 2 वेक्टर आपकी कोई भी डायरेक्शन हो, चाहे इसका कोई भी डायरेक्शन हो, वेक्टर ए है आपका, वेक्टर बी है आपका, कोई भी डायरेक्शन हमेशा आपका कोप्लेनर वेक्टर होगा। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आई थिंक 6th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका जीरो वेक्टर, या उसके पहले हम लोग निगेटिव वेक्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका निगेटिव वेक्टर, ठीक है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? अच्छा, मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर आपका ये ए है, ठीक है, या ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, निगेटिव वेक्टर मतलब क्या है स्टूडेंट्स? निगेटिव मतलब नाम से ही क्लियर है। अच्छा, ये वेक्टर ये था मेरा और इसका डायरेक्शन इधर है, वेक्टर ए का। निगेटिव मतलब होता है जस्ट अपोजिट वेक्टर। अगर मान लीजिए हम इस वेक्टर को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें, इस तरह से, एक मिनट, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है। इसका अगर डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज कर दें, मतलब 180 डिग्री से अगर रोटेट कर दें, तो ये वेक्टर आपका कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, ये वेक्टर ए, ठीक है। इस वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है और इसके जस्ट अपोजिट का डायरेक्शन किधर है। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव लें तो इसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, इसके अपोजिट को निगेटिव लेना पड़ेगा ना, यानी ये आपका निगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। तो वेक्टर ए का जो निगेटिव होगा हमेशा उसके अपोजिट होगा, मतलब दोनों वेक्टर और उसके निगेटिव में एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है कि किसी भी जो वेक्टर है, जो आपका वेक्टर है, ओरिजिनल जो वेक्टर है, उससे 180 डिग्री पे जो उसका वेक्टर होगा सेम मैग्नीट्यूड पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर्स लिखना है तो लिख सकते हैं वेक्टर्स हैविंग एंगल 180 डिग्री आर कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका क्लासिफिकेशन है 7th नंबर, जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। तो जीरो या नल वेक्टर नाम से ही क्लियर है कि वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि सर किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो तो ये फिर वेक्टर कहाँ रहा, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर अगर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब मैग्नीट्यूड ही नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं, या फिर नल वेक्टर मतलब वेक्टर ही नहीं है। तो उस केस में डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी आप ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जीरो को हम लोग वेक्टर का फिर ज़रूरत क्यों पड़ा जीरो या फिर नल वेक्टर का क्लासीफाई करने का?
तो हम लोग जब पढ़ेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो फिर हम लोग को वहाँ पे और पता चलेगा कि जीरो को हमको एक वेक्टर क्यों मानना पड़ा, कि जीरो को भी एक अलग से वेक्टर क्यों बनाना पड़ा, नल वेक्टर क्यों बोलना पड़ा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग को और पता चलेगा। तो अभी बस इतना जान लीजिए, जीरो या फिर नल वेक्टर किसको कहते हैं, मतलब एनी वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है, आप लोग उतार लीजिए इसको, तब मिटा देते हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है 9th नंबर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी और 1। वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, यूनिटी हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमको पता है कि कोई वेक्टर अगर मान लीजिए आपका वेक्टर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, मतलब इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक यूनिट वेक्टर हो जाए तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो यूनिट वेक्टर को, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वेक्टर अगर मान लीजिए ए एक वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, कैप। हम लोग इसको रीड करते हैं ए कैप। ठीक है, उसी तरह कोई भी मान लीजिए एक वेक्टर बी है, तो इसको अगर यूनिट वेक्टर बनाना पड़े तो यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बी कैप, और इसको रीड कैसे करते हैं, बी कैप। ठीक है, बी कैप या फिर बी हैट, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन भी है इसके पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए तो वेक्टर था, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किए ए कैप से, ये वेक्टर बी था, इसको रिप्रेजेंट हमने वाले बी कैप से किया। ठीक है, अगर मान लीजिए एक वेक्टर है, ये मेरा ये वेक्टर है, इसको अगर हमको यूनिट वेक्टर बनाना हो तब कैसे इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे। हमको पता है कि इस वेक्टर के पास कुछ वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब इसको अगर हमको यूनिट वेक्टर बनाना हो, मतलब हमको ये बनाना हो, ए कैप बनाना हो, तब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, तो इस वेक्टर के जो इसका मैग्नीट्यूड हमको कितना बनाना है, यूनिट बनाना है, और डायरेक्शन इसका तो सेम रहेगा यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं क्या। देखिए, तो अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो जो वेक्टर बनेगा आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, यूनिटी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है इधर आपका ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इधर ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये वेक्टर है आपका, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को, 5 न्यूटन और ये आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हमको इसको यूनिट वेक्टर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो अगर F को हमको एक यूनिट वेक्टर बनाना हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन, तो डिवाइड कर दिया हमने 5 न्यूटन से, ये कट के कितना आया, 1 आया ना, 1, और ये डायरेक्शन क्या रहा, सेम रहा, क्या मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, और डायरेक्शन सेम रहा एज इट इज़ ईस्ट। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू ए कैप। ठीक है, तो किसी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी जैसे मान लीजिए किसी वेक्टर को, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये आपका बी कैप, ये मैग्नीट्यूड बता रहा और ये आपका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और तरीका मिल गया मेरे पास। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स था। नेक्स्ट में और हम लोग यूनिट वेक्टर्स के बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग कंपोनेंट और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।